सो बच्चे फोटोसिंथेसिस को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में कुछ एक्सपेरिमेंट्स डील किए थे फोटोसिंथेसिस और उसके कंपोनेंट से रिलेटेड डिस्कवरी से। ठीक है, तो उसी फोटोसिंथेसिस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और वो रिक्वायरमेंट्स प्लांट पूरी कैसे कर रहा है। ठीक है, तो प्लांट्स की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स रहने वाली है इस प्रोसेस को लेकर, जैसे कि रॉ मटेरियल, एनर्जी सोर्स। ठीक है, और वो पर्टिकुलर साइट जहां पे रिएक्शन और फोटोसिंथेसिस होने वाला है बेटा। तो बच्चे सबसे पहले मैं बात करूंगी फोटोसिंथेसिस को कहाँ पे रहा है, यानी कि उसकी साइट क्या है, साइट ऑफ अकरेंस, साइट जहां पे ये परफॉर्म होगा बेटा, वो साइट। तो फोटोसिंथेसिस occurs in green parts of plant. Green parts of plant as they contain some cells, that is mesophyll cells, guard cells, है ना। तो mesophyll cells and guard cells, ठीक है। तो बच्चे ये सेल्स मेनली कंटेन कर रहे हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करेंगे बेटा। बट बच्चे mesophyll cells, guard cells both are parenchymatous in nature. Additionally, अगर मैं ग्रीन पार्ट्स की बात करूं तो लीफ आर द मेजर फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ प्लांट, जो कि ग्रीन कलर का है, जिसमें मेसोफिल सेल्स और गार्ड सेल्स जो है वो ही एक्चुअली परफॉर्म कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस। बट इफ विल टॉक अबाउट द यंग स्टेम ऑफ अ प्लांट, वो भी ग्रीन होती है बेटा, वो ग्रीन होती है, और बच्चे वो ग्रीन कलर का पार्ट जो है वो भी फोटोसिंथेसिस करता है बेटा। बच्चे उसमें भी हमारे पास कुछ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने वाले सेल्स हैं। एज वी नो कि कॉलन काइमा जो है वो यंग स्टेम में होता है एंड वो भी कंटेन करता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो मतलब यंग स्टेम में भी हमारे पास ऐसे टिश्यूज रहेंगे जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, बट एडल्ट प्लांट में वो स्टेम जो है वो हार्ड होना शुरू हो जाती है, उसमें से वो कॉलन काइमेटस पार्ट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो मेजरली एडल्ट फॉर्म में मेसोफिल सेल्स और गार्ड सेल्स ही हैं मेनली जो परफॉर्म कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस। तो बच्चे इसके बाद मेसोफिल सेल्स और गार्ड सेल्स ये कंटेन कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है बेटा, है ना। इट्स अ प्लास्टिक, यानी कि सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली जो प्लांट्स में मेनली प्रेजेंट रहती है। तो बच्चे ये क्लोरोप्लास्ट जो है इसके अंदर क्लोरोफिल होगा, जो कि एक्चुअली रीजन है फोटोसिंथेसिस के परफॉर्म होने का इस पर्टिकुलर साइट पे। तो क्लोरोप्लास्ट कंटेन कर रहा है क्या, मेसोफिल सेल्स और गार्ड सेल्स। तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं, एक बेसिक स्ट्रक्चर हम फिर बात करेंगे, जस्ट एक रेफरेंस ले लेते हैं। अ डिस्कॉइडल शेप स्ट्रक्चर, वैसे तो बहुत सारी फॉर्म्स है क्लोरोप्लास्ट की। अगर हम एल्गी में ही बात करें, एल्गी में ही बात करें तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें कप शेप, रिबन शेप, है ना। ग्रीन एल्गीज में ही अगर हम बात करें तो रिबन शेप है, रेटिकुलेट फॉर्म्स हैं, कप शेप है, जैसे कि हमारे पास डिस्कॉइडल शेप भी रहेगा, है ना। तो अलग अलग फॉर्म्स जो है वो रहती है। तो बच्चे इस क्लोरोप्लास्ट जो है बीइंग अ प्लास्टिड, इट हैज टू मेम्ब्रेन्स, द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद बच्चे हमारे पास इसमें रहते हैं कुछ disc like structures, like coin like structures this way, which are singly called as thylakoids, जिन्हें singly thylakoids कहा जाता है। बट अगर पूरा अरेंजमेंट देखा जाए तो ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड रहेंगे और स्टैक करके पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कहा जाता है ग्रैनम।
The whole stacking of thylakoid is called as granum, and single coin-like structure is thylakoid. Right? ये हमने structure बनाया था. Additionally, this granum are linked to each other with the help of a bridge-like structure like this. And this bridge-like structure is called as stromal lamellae. And outer side, we have the matrix called as stroma. Stroma again. बाकी इसमें अपने अपने राइबोसोम्स भी रहेंगे. 70s राइबोसोम्स हैं. बिकॉज सेमी ऑटोनॉमस है, 70s राइबोसोम्स भी रहेंगे, कुछ आरएनए भी रहेगा, एंड सर्कुलर डीएनए जो है ये भी वो भी कंटेन करता है. ठीक है, तो इट्स ओन डीएनए. ठीक है, और राइबोसोम्स है. उसके अलावा ये कुछ चीजें भी स्टोर करेगा, लाइक स्टार्च ग्रैन्यूल्स, लिपिड ड्रॉपलेट्स, लिपिड ड्रॉपलेट्स. तो ये है बेटा स्ट्रक्चर, जिसमें से हमें मेन फोकस करना है थाइलाकॉइड यानी कि ग्रैनम पूरा पार्ट, और बच्चे उसके बाद स्ट्रोमल लेमिला, स्ट्रोमा. ये कुछ स्ट्रक्चर्स है जिन पे हम पूरा फोकस करने वाले हैं पूरे प्रोसेस के दौरान. और यही वो साइट है जहां पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, बिकॉज दिस क्लोरोप्लास्ट कंटेन and a pigment, an important pigment in fact, that is chlorophyll, जो कि परफॉर्मेंस में हेल्प कर रहा है. और बच्चे बेसिक फंक्शन यानी कि एनर्जी एक्वायर करने का काम ही इसका है, तो इसलिए जो पूरा प्रोसेस है वो यहीं पे होगा. ठीक है, तो बच्चे अब साइट के बाद में एक बार एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे देती हूँ रिलेटेड टू दिस रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड एंड एनर्जी सोर्स रिक्वायर्ड. तो बच्चे फोटोसिंथेसिस की अगर रिएक्शन देखेंगे तो हमने स्टार्टिंग में ही बात किया कि 6 carbon dioxide molecules gets combined with 12 water molecules in presence of sunlight and chlorophyll to give glucose, 6 molecules of oxygen which gets released as a byproduct, plus 6 water molecules. That's the whole reaction beta. ठीक है, and this reaction occurs in presence of sunlight, which requires chlorophyll as well, and this chlorophyll is present again in thylakoid membrane. ठीक है, तो क्लोरोफिल जो है वो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है. तो बच्चे ये है पूरा रिएक्शन. तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए, वी रिक्वायर प्लांट रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट. अभी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसे एक्वायर करता है, प्लांट्स कैसे करते हैं, बट इट्स थ्रू स्टोमेटा. स्टोमेटा इज एन गार्डेड ओपनिंग, गार्डेड जो है रेगुलेटेड ओपनिंग है बेटा. ये ओपन होती है जस्ट टू एक्सचेंज गैसेस, ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड एक्वायर करने के लिए. सो इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस ट्रांसपिरेशन जो है वो एडिशनली हो जाता है बाय डिफॉल्ट, बट मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एज अ रॉ मटेरियल एक्वायर करने के लिए स्टोमेटा जो है वो प्रेजेंट है लीव्स में. ठीक है, एंड स्टोमेटा में गार्ड सेल्स आर मॉडिफाइड एपिडर्मिस जो कि रेगुलेट करते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग को. सेकेंड रिक्वायरमेंट इज वाटर. तो वाटर जो है इट सिंपली एक्वायर्ड थ्रू रूट हेयर. एपिब्लेमा में रूट हेयर होते हैं, यानी कि रूट एपिडर्मिस एक्सटेंड होता है इन द फॉर्म ऑफ रूट हेयर, तो वो एक्वायर करता है वाटर को. थर्ड, सनलाइट. सन के थ्रू कौन सी रेज रिक्वायर्ड है, वो हम कौन सी रेंज रिक्वायर्ड है वो सब हम देखेंगे. ठीक है यहाँ पे. और बच्चे सनलाइट के बाद पिगमेंट. पिगमेंट्स में आएगा क्लोरोफिल, एडिशनली एक्सेसरी पिगमेंट्स भी है, तो उनके बारे में भी बात करेंगे.
तो ये दो एस्पेक्ट्स तो हमें डील कर लिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दे आर सिंपली टेकन बाय प्लांट थ्रू मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स। बाकी अब इन दोनों के बारे में बात करते हैं, सनलाइट और पिगमेंट्स। सनलाइट जो एनर्जी सोर्स है और पिगमेंट जो इस एनर्जी सोर्स को एक्वायर करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट सम पिगमेंट्स जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। एक्सेसरी है या मेन पिगमेंट्स है, सबके बारे में। ठीक है, तो सबके बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट रहने वाले हैं प्लांट्स में और कितना उसका रिक्वायरमेंट है। So बच्चे, now we are talking about pigments present in plants और pigments required। तो बच्चे सबसे पहले मैं बात करने जा रही हूँ क्लोरोफिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पिगमेंट है, इसलिए सबसे पहले ही इस पे फोकस करेंगे। तो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बच्चे इट्स अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट। इट्स अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट। ठीक है, और बच्चे हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स है क्लोरोफिल की। जैसे कि अगर हम बात करें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, इट हैज डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, लाइक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई। उसके बाद बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल भी है। बैक्टीरियो वर्डन भी है। तो बच्चे ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो वो है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पिगमेंट है, इसके बिना तो फोटोसिंथेसिस को फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो प्लांट्स को क्लोरोफिल ए जो है वो डेफिनेटली चाहिए। बाकी जो है वो एक्सेसरी पिगमेंट्स की तरह काम करते हैं, यानी कि सपोर्टिंग पिगमेंट्स। तो बच्चे सबसे पहले क्लोरोफिल ए के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल ए, उसको कंपेयर करेंगे क्लोरोफिल बी के साथ। ठीक है, तो इन दोनों के स्ट्रक्चर डील करते हैं, एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है। तो बच्चे अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल की, क्लोरोफिल ए एस्पेक्ट से, तो बच्चे इसमें दो मेन कंपोनेंट्स आते हैं। ठीक है, यानी कि टेट्रापाइलोरिक हेड एंड फाइटोल टेल। ठीक है, तो बच्चे टेट्रापाइलोरिक हेड नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे हमारे पास पाइलोरिक रिंग्स होंगी, वो भी 4। ठीक है, तो उससे हेड बनेगा। और बच्चे दूसरी है फाइटोल साइड चेन। ये दो कंपोनेंट है जो क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में रहेंगे बेटा। ठीक है, अब एक बार इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, तो एक रेफरेंस ले लेते हैं स्ट्रक्चर की, उसके बाद आगे बात करेंगे बच्चे। ठीक है, तो हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से है। तो सबसे पहले मैं हेड बनाऊंगी जिसमें मैग्नीशियम सबसे पहले रहेगा कोर में। ठीक है, बीच में कोर में मैग्नीशियम रहेगा। तो मैग्नीशियम जो है वो एक ऐसा आयन है जो स्ट्रक्चर के लिए रिक्वायर्ड है। अब इसमें 4 रिंग्स पायरोल रिंग्स जो है वो अटैच रहने वाली है विद नाइट्रोजन इज द मेन कंपोनेंट। तो इस तरीके से ये आगे फर्स्ट रिंग, फर्स्ट पायरोल रिंग, ये आगे सेकेंड रिंग, ये आगे थर्ड रिंग बेटा। ठीक है, थर्ड रिंग के साथ एक और रिंग अटैच रहती है, ये आगे फोर्थ रिंग। ठीक है, अब इसके साथ आ गई फिफ्थ रिंग। ये ठीक है, तो मैं मार्क कर देती हूँ, ये आगे फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड है, उसके बाद ये फोर्थ है बेटा। ठीक है, आगे ये आगे फिफ्थ रिंग। ठीक है, तो बच्चे एक बार मैं नंबरिंग कर लेती हूँ। ठीक है, कुछ और चीजें भी बताऊंगी। फर्स्ट सेकेंड कार्बन, थर्ड फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ सिक्स्थ पोजीशन।
और 7th 8th यहाँ पे आएगा, ठीक है, 7th 8th और फिर आ गया ये 9th और ये 10th पोजीशन, ठीक है। ये पोजीशंस मार्क कर रही हूँ, इसमें कुछ चीजें बताने वाली हूँ, उसके लिए हमें पोजीशंस चाहिए। तो मुझे थर्ड पोजीशन जो है इट इज कॉल्ड एज आर पोजीशन। आर पोजीशन यानी कि वेरिएबल पोजीशन है, इसमें कुछ चेंजेस होंगी, ठीक है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में आर पोजीशन यानी कि थर्ड पोजीशन पे कुछ चेंजेस होंगी, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारे पास ये दो क्लोरोफिल अलग भी है। उसके बाद 7th पोजीशन जो आपको दिख रही है ना, 7th पोजीशन वो है जिसमें हमारे पास फाइटोल चेन अटैच्ड होगी, फाइटोल यानी कि साइड चेन, ठीक है। तो बच्चे 20 कार्बन फाइटोल साइड चेन, ये है हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर, ये टेट्रापाइलोरिक रिंग और ये फाइटोल साइड चेन। ठीक है, जिसमें से 4 यानी कि फर्स्ट टू 4 जो है वो पायरोल रिंग है, ठीक है। फर्स्ट टू 4 जो हमारे पास रिंग आएगी टेट्रापाइलोरिक हेड में, फोर्थ रिंग इज पायरोल रिंग, और जो फिफ्थ वाले रिंग है उसे साइक्लोपेंटेनो रिंग कहा जाता है। दैट्स द स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में क्लोरोफिल ए का ये मेन स्ट्रक्चर है, जिसमें से जो आर पोजीशन है ना, आर पोजीशन जो है उसमें थोड़ा वेरिएबल रहता है, वेरिएशन रहता है क्लोरोफिल ए और बी के केस में। तो थोड़ा सा डिफरेंस फिगर आउट करते हैं उसके केस में कि क्लोरोफिल ए में क्या है और क्लोरोफिल बी में क्या है, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए की अगर हम बात करें तो इसकी जो आर चेन है ना, आर ग्रुप जो है क्लोरोफिल ए में वो डिफरेंट रहेगा और क्लोरोफिल बी में भी आर ग्रुप डिफरेंट रहेगा एक दूसरे के कंपैरिजन में। तो बच्चे अगर हमारे पास आर ग्रुप जो है यानी कि ये ग्रुप जो थर्ड पोजीशन पे हो गया होगा, अगर वो मिथाइल ग्रुप है तो क्लोरोफिल ए रहेगा, अगर वो एल्डिहाइड ग्रुप है तो क्लोरोफिल बी कहा जाएगा, ठीक है। सो आर ग्रुप में डिफरेंस है क्लोरोफिल ए और बी में, और ये दोनों बच्चे कलर में भी थोड़े से डिफरेंट रहते हैं। क्लोरोफिल ए जो है वो स्लाइटली ब्लूइश ग्रीन कलर में आता है, ठीक है, थोड़ा सा स्लाइटली टर्कोइज शेड में, बट क्लोरोफिल बी जो है वो ऑलिव ग्रीन में आता है। तो मतलब एक ग्रुप चेंज हो जाने की वजह से हमारे पास बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं इनकी एक्टिविटी में भी, ठीक है, और उसके बाद कलर में भी, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास मेन कंपोनेंट, मेन पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल, ठीक है, यानी कि सबसे पहला पिगमेंट। इसके बाद वी हैव कैरोटेनॉइड्स, ठीक है, और हमारे पास फाइकोबैलेंस यानी कि फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन भी है। अब वो डिस्कस करेंगे जो एक्सेसरी पिगमेंट्स बनाते हैं। सो बच्चे सेकेंड पिगमेंट के बारे में बात करूं, दैट इज कैरोटेनॉइड्स। कैरोटेनॉइड्स बच्चे हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी के पिगमेंट है, और बच्चे इसमें मेनली इंक्लूड होते हैं कैरोटिन एंड ज़ैंथोफिल्स, कैरोटिन एंड ज़ैंथोफिल्स। कैरोटिन यानी कि ऑरेंजिश रेड इन कलर, ठीक है, यानी कि रेडिश ऑरेंज कलर रहेगा, जैसे कि हमारे पास रहता है कैरेट में रेडिश ऑरेंज कलर पिगमेंट है। और ज़ैंथोफिल जो है बच्चे इट इज स्लाइटली येलो इन कलर, यानी कि येलोइश ब्राउन शेड, जैसे कि हमारे पास रहता है जो लीव्स जो ऑटम सीजन में फॉल कर जाते हैं ड्राई होके, उनका जो कलर होता है वो ज़ैंथोफिल की वजह से आता है, ठीक है। और बच्चे ब्राउन एल्गी में भी हमारे पास हमने फ्यूकोजेंथिन की बात की, बच्चे वो भी ज़ैंथोफिल ही है एक तरह से, ठीक है, वो एक ज़ैंथोफिल है, ज़ैंथोफिल पिगमेंट है। उसके बाद हमारे पास लास्ट कैटेगरी जो हम डील करेंगे यहाँ पे दैट इज ऑफ फाइकोबैलेंस।
फाइकोबिलेंस बच्चे ये रहते हैं हमारे पास मेनली इन ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, एंड इट इंक्लूड्स फाइकोएरिथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन। बच्चे ये इसीलिए डील कर रही हूँ क्योंकि हमने एल्गी के केस में ये कंपोनेंट्स पढ़े हैं तो हम रिलेट कर पाएंगे इसे। तो फाइकोएरिथ्रिन यानी कि रेड कलर पिगमेंट एंड फाइकोसाइनिन इन केस ऑफ एल्गीज और ब्लू ग्रीन एल्गी दैट इज पर्पल इन कलर, ठीक है। तो बच्चे ये हमारे पास पिगमेंट्स हैं और फाइकोबिलिन मेनली जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलेंगे, ठीक है, मेनली। उसके बाद कुछ एल्गी में भी हमारे पास कुछ पिगमेंट्स जो है कुछ मॉडिफाइड फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं बच्चे। सो दिस इज ऑल अबाउट द पिगमेंट्स। So बच्चे after pigments we need to deal the concept of sunlight कि सनलाइट जो है वो किस तरीके से हेल्प कर रही है और सनलाइट में भी कौन सा पोर्शन है लाइट का जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। तो बच्चे रिसर्च के अकॉर्डिंग जब रिसर्च आगे फॉरवर्ड हुआ तो हमें पता चला कि फोटोसिंथेसिस के दौरान इट्स विजिबल रेंज ऑफ सनलाइट which is actually required for photosynthesis. तो सनलाइट में विजिबल रेंज, विजिबल रेंज में भी बात करें तो विजिबल रेंज नियरली रहती है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर तक, ठीक है, जिसमें से हमारे पास दो पर्टिकुलर वेवलेंथ्स जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नियरली रेंज इन रेंज ऑफ 450 नैनोमीटर एंड 700 नैनोमीटर, ठीक है। तो विजिबल रेंज में हमारे पास जो है 450 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर के आसपास की रेंज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रही है, ठीक है। और ये प्रूफ कैसे हुआ, ये कैसे समझा गया, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट जो है TW एंगलमैन ने किया था। उन्होंने क्या किया, प्रिज्म लिया और प्रिज्म से विजिबल लाइट यानी कि व्हाइट लाइट को स्प्लिट करवाया, ठीक है। तो उन्होंने स्प्लिट करवा के उस लाइट को फॉल करवाया एक डिश पे यानी कि कंटेनर में, और वो कंटेनर जो कंटेन कर रहा था एल्गी, तो इसमें था वाटर, ठीक है। तो वाटर था, उन्होंने क्या किया, इस एल्गी को ग्रो करवाया, यानी कि क्लेडोफोरा एल्गी ली गई थी, उस क्लेडोफोरा को ग्रो करवाया इस वाटर में, ठीक है। तो क्लेडोफोरा ग्रो कर रहा है, तो उसके बाद उस एल्गी को यानी कि क्लेडोफोरा को एक्सपोज करवाया लाइट से, लेकिन वो लाइट जो है वो प्रिज्म के थ्रू पास कर रही थी, प्रिज्म के थ्रू पास कर रही थी, यानी कि उस केस में लाइट जो है वो स्प्लिट होकर क्लेडोफोरा तक पहुंच रही थी, ठीक है, यानी कि विबग्योर की फॉर्म में, है ना। यानी कि यहाँ पे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड लाइट जो है वो फॉल कर रही थी, ठीक है, क्लेडोफोरा में, यानी कि सेक्शनली डिवाइड हो गया यहाँ पे पोर्शन, क्लेडोफोरा को अलग अलग वेवलेंथ्स मिल रही है ना, विजिबल रेंज में भी अलग अलग वेवलेंथ्स। पर बच्चे जब उन्होंने एंगलमैन ने काफी देर तक एक्सपोज किया एल्गी को इस लाइट से और उसमें उन्होंने पैटर्न देखा, तो उन्होंने देखा कि जहां पे ब्लू और रेड है लाइट है वहां पे कुछ बबल्स की फॉर्मेशन हुई है, बबल्स की फॉर्मेशन उन्होंने कैसे एनालाइज करी, वो इस तरीके से एनालाइज की क्योंकि वो क्या कर रहे थे, इस पर्टिकुलर पॉट में बैक्टीरियल कल्चर को भी ग्रो कर रहे थे, ठीक है। तो बच्चे उन्होंने बैक्टीरियल कल्चर को भी ग्रो किया, उन्होंने देखा कि यहाँ पे गैसियस फॉर्मेशन यानी कि गैसेस की फॉर्मेशन हो रही है जो बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं, और जिस जिस पोर्शन पे बैक्टीरिया गैसेस को यूज कर रहे हैं वहां पे वो कुछ और गैसेस और बबल्स को रिलीज कर रहे हैं, यानी कि वहां पे वो ग्रोथ और रेस्पायर कर रहे हैं, ठीक है।
तो बच्चे इस तरीके से उन्हें पता चला कि यानी कि ब्लू और रेड रेंज में ऐसा डेफिनेटली है कुछ, ठीक है, ऐसा डेफिनेटली कुछ है कि जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, लेकिन बाकी रीजन में ज्यादा एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही, यानी कि वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो और ऑरेंज रीजन में बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। और बच्चे इस एरिया में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया अकामुलेट हो गए थे, बबल फॉर्मेशन, बैक्टीरिया अकामुलेशन हाई हो गया था, तो जिसकी वजह से उन्होंने एक प्रॉपर एनालिसिस दिया। तो बच्चे ये आ गया बैक्टीरियल अकामुलेशन एंड बबल फॉर्मेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि विजिबल रेंज में भी ब्लू एंड रेड लाइट is important for photosynthesis. As bacterial growth can be seen in blue and red light region. ठीक है, तो इस तरीके से हम TW एंगलमैन ने प्रूव किया कि लाइट का कौन सा पोर्शन जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो बच्चे इसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को अब हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से जोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चे मैं एक ग्राफ बनाने जा रही हूँ जिसमें हम एंगलमैन का जो वर्क है उसको लेकर जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आया है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा यानी कि जो हमारे पास ग्रोथ ग्राफ और फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी का जो ग्राफ आया है, एक बार वो देखेंगे, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एनालाइज करेंगे, तो उसके बाद हम बाकी एस्पेक्ट्स को डील करेंगे यानी कि क्लोरोफिल को। तो बच्चे ये हमारे पास रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पर्टिकुलर टाइम हम एनालाइज करें, तो यहाँ पे हम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लॉट कर रहे हैं, टाइम और एक्टिविटी। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे अगर हम एनालाइज करें ग्राफ को, तो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से आया, ऐसे आएगा, एक ड्रॉप आएगा फिर इस तरीके से। ठीक है, यानी कि ये दो पीक्स आ रही है, यहाँ पे आके नीचे टच हो जाएगा। ठीक है, इमर्जन ड्रॉप भी आएगा यहाँ पे, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये आ गया हमारे पास ग्राफ, यानी कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दो पोर्शन में पीक बन रही है जिसमें से एक ब्लू होगा एक रेड रीजन होगा। ठीक है, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिटरमाइन कर रहा है बच्चे। लेकिन अगर हम बात करें फर्दर, इसको रिलेट करें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ पिगमेंट्स के साथ, क्योंकि हमें अब जानना था, ये तो हमें पता चल गया था कि विजिबल रेंज में हो रही है एक्टिविटी और इन पर्टिकुलर केस में, पर हमने इसको सोचा कि क्यों ना इसको रिलेट करें पिगमेंट्स की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के साथ, यानी कि पिगमेंट्स की एक्टिविटी भी इसके साथ रिलेट करें, ताकि हमें पता तो चले कि कौन सा पिगमेंट है जो एक्चुअली काम कर रहा है फोटोसिंथेसिस में। ऑब्वियसली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जहां पे ज्यादा होगा वहां पे पिगमेंट हाईली एक्टिव भी तो होगा उसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे। तो हमने क्या किया, उसको लेकर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बनाया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, यानी कि हमने लाइट फॉल करवाई, फिर देखा कि अलग अलग पिगमेंट्स किस तरीके से एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं क्लोरोफिल ए की, तो क्लोरोफिल ए का ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, यानी कि ये वाला, ये देखो एक पीक आ गई यहाँ पे। ठीक है, ये पहली पीक जो इसके साथ एडजॉइनिंग रहेगी बेटा। ठीक है, उसके बाद ये पीक जो है वो फॉल करेगी यहाँ पे, फिर ये पीक फिर यहाँ पे आएगी इस तरीके से। ये हमारे पास आ गई क्लोरोफिल ए की पीक। ठीक है, वही अगर क्लोरोफिल बी को देखा गया, तो क्लोरोफिल बी के केस में इस तरीके से अरेंजमेंट आया, नियरली यहां से स्टार्ट करेंगे, थोड़ी देर बाद आएगा पीक, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से ड्रॉप होगा, और ये आगे दूसरी पीक इसकी क्लोरोफिल बी।
ठीक है, ये क्लोरोफिल बी आ गया। क्लोरोफिल बी की इस तरीके से पीक आई। ठीक है, वही अगर हम बात करें बाकी कैरोटेनॉइड्स के केस में, उसके केस में कैसा पीक अवेलेबल हुआ, तो उसके केस में कुछ आएगा इस तरीके से। दो पीक्स मिलेंगी यहाँ पे इसी पर्टिकुलर पोजीशन पे बेटा, ऐसा। यहाँ पे पीक आई, फिर यहाँ पे पीक आई एक। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास कैरोटेनॉइड में पीक आई, फिर हमारे पास उसका आ गया फॉल यहाँ पे नीचे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर पीक नहीं मिलेगी कैरोटेनॉइड की। तो इस तरीके से बच्चे एक्चुअल पैटर्न रहा हमारे पास पीक्स का। पर अगर हम रिलेट करें कैरोटेनॉइड्स क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की पीक को, तो बच्चे पीक अगर हम क्लोरोफिल ए की यहां से रिलेट करें तो क्लोरोफिल ए की पीक जो है वो कुछ इस तरीके से है ना, हमारे पास ये आ गया। बिल्कुल इसी के साथ पीक आ रही है। ठीक है, तो बच्चे इसी के साथ पूरी पीक आएगी क्लोरोफिल ए की। आगे कि एंगलमैन के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के साथ क्लोरोफिल ए का, यानी फोटोसिंथेसिस के स्पेक्ट्रा के ग्राफ के साथ अगर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ले लें क्लोरोफिल ए का, तो हमें बिल्कुल रिलेटेबल दिखेगा, सेम पीक पैटर्न दिखेगा। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का ग्राफ। एज एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय TW एंगलमैन, इसके अकॉर्डिंग ग्राफ। तो बच्चे ये चीज हमें दिखा रहे हैं कि क्लोरोफिल ए है जो कि मेन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वही एक्टिविटी कर रहा है मेनली जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो रही है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि बाकी पिगमेंट्स को कोई रोल नहीं है, दे डू फंक्शन एज एक्सेसरी पिगमेंट, बट मेन पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा इट्स ओनली क्लोरोफिल ए, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत रिलेटेड वेज जो है ऑब्टेन हो रहे हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस और क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये था बच्चे ग्राफ और एक्सपेरिमेंट जो प्रूव करता है इट्स ब्लू एंड रेड राइट, जो कि क्लोरोफिल ए अच्छे से एब्जॉर्ब करता है और अल्टीमेटली हाई लेवल पे एक्टिविटी करके फोटोसिंथेसिस करवाएगा। ठीक है, सो ये हो गया बेटा हमारे पास कॉन्सेप्ट।